हाँ जी, तो मेरे सीए और सीएमए स्टूडेंट्स आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं जिसके क्वेश्चंस हम इनफैक्ट कवर करेंगे वो रहेगा चैप्टर 8 आईटीसी का सेक्शन नंबर 18। देखो, मैंने आपको 2 सेक्शन इस चैप्टर के ऑलरेडी करवा दिए हैं, सेक्शन नंबर 16 भी, सेक्शन नंबर 17 भी। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक गिवन है। ठीक, आज कवर करेंगे क्वेश्चन ऑफ सेक्शन नंबर 18। एंड जो स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, न्यू है चैनल के लिए, तो आपको ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? स्टूडेंट, नीचे ऐप का नाम आ रहा है आयुषी बत्सल क्लासेस, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर इंस्टॉल करो, डाउनलोड कर लेना नोट्स को फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन से। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बबला एंटरप्राइजेस इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन मेकिंग एग्जम्प्ट सप्लाई। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि बबला एंटरप्राइजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाती है? वो ऐसे गुड्स बनाती है भाई जिन पर टैक्स जो है एग्जम्प्टेड है। ठीक है, एंड इज दस नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इसीलिए उन्होंने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर नहीं करा रखा, जरूरत ही नहीं थी। ओके, नाउ ऑन 1 अक्टूबर द एग्जाम्पशन अवेलेबल ऑन इट्स गुड्स गेट्स विथड्रॉन। यानी 1 अक्टूबर को क्या हुआ? उनके गुड्स पर जो एग्जाम्पशन दी हुई थी गवर्नमेंट ने कि भाई आपके गुड्स जो है एग्जाम है, वो एग्जाम्पशन हट गई। ऑन दैट डे टर्नओवर ऑफ बबला एंटरप्राइजेस वाज 45 लाख, और उस दिन जब वो एग्जाम्पशन हटी है तो इट इज 45 लाख उनकी टर्नओवर थी। अब आपको ये बताना है, एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ बबला एंटरप्राइजेस फॉर अवेलिंग आईटीसी। क्या अब वो कुछ आईटीसी अवेल कर सकती है? पहली बात स्टूडेंट, हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 8। जिसको क्लॉज नंबर ना याद हो तो सिर्फ इतना पढ़ लेना, सेक्शन 18 सब सेक्शन 1। ठीक है, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी किसी पर्सन की लाइबिलिटी अराइज होती है, पहले वो पर्सन लाइबल नहीं था टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अब लाइबिलिटी अराइज होगी तो कितने दिन के अंदर अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? विद इन 30 डेज। यानी जिस दिन उसकी लायबिलिटी अराइज हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो कह रहा है मेरे को ये बात बताओ, रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो पहले सामान खरीदा था, जो मेरे पास स्टॉक में सामान पड़ा हुआ है, उस पर जब मैंने खरीदते टाइम पर जीएसटी पे किया, उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन नहीं था। लेकिन अब तो मैं रजिस्टर हो रहा हूँ, तो जो सामान पड़ा है उसका क्या? तो इन दैट केस स्टूडेंट, जिस दिन उसकी, देखो यहाँ पर बात आती है कि जब वो पर्सन लाइबल है टू पे द टैक्स, इसका मतलब जिस दिन उसकी लाइबिलिटी अराइज हो गई कि भाई अब से इसको टैक्स पे करना है, उससे पिछले दिन पे, ठीक है, उससे प्रीसीडिंग डे पे, अच्छे से समझ लो, जितना भी उसके पास स्टॉक पे आईटीसी पड़ा है या फिर उसके पास सेमी स्टॉक पे फिनिश गुड्स पे आईटीसी पड़ा है, वो सभी इनपुट एक्स क्रेडिट को कैलकुलेट करके वो वहां पर अवेल कर सकता है। ठीक है, तो हाँ, वो अवेल कर पाएगा। अब यहाँ पर बात आती है, जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन करना है, हमें, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई केस स्टडी दी है, जैसे बबला एंटरप्राइज का नाम दे दिया, तो इन दैट केस पहले तो लिखेंगे लीगल प्रोविजन। दिस इज द वे टू डू एनी क्वेश्चन इन फैक्ट इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एज पर सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, क्या वहां पर बोला हुआ है कि भाई देखो, अगर एक पर्सन, इफ अ पर्सन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट, नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहा है सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 में कि एक पर्सन को 30 दिन के अंदर अंदर जब उसकी लायबिलिटी राइज हुई उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब उन्होंने ये बोल दिया, अगर उस पर्सन ने, इफ अ पर्सन गेट्स हिमसेल्फ रजिस्टर, अगर उसने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन के अंदर अंदर, सिर्फ और सिर्फ तब वो आईटीसी अवेल कर पाएगा। तो एक तरीके से उनको बोल दिया भाई आप हमारी बात नहीं मान रहे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर? सो इफ अ पर्सन अप्लाई, अब अगर उसने सिर्फ अप्लाई भी कर दिया, एप्लीकेशन फाइल कर दी, मिलेगा बाद में कोई बात नहीं, एप्लीकेशन फाइल हो जानी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर, तो इन दैट केस उसका जितना भी स्टॉक पे पड़ा हुआ है इनपुट, जितना भी आईटीसी है या फिर सेमी फिनिश गुड्स में है या फिनिश गुड्स में, उतने का वो क्या कर पाएगा, जो उसकी स्टॉक में सामान पड़ा हुआ है वो उन सब का वहां पर आईटीसी क्लेम कर पाएगा। और हम किस दिन देखेंगे कि कितना स्टॉक है? तो स्टूडेंट, द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स, उसके एक दिन पहले का हम देखेंगे। यानी अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम्पशन तब उस पर विड्रॉ कर दी है, उसमें एग्जाम्पशन विड्रॉ कर दी। ठीक है, अब बात आती है क्या उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत थी? हाँ थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो टर्नओवर है दैट इज 45 लाख।
यानी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रही है, यानी रजिस्ट्रेशन लेना कहीं होता है 9-10 लाख होती तो ना लेना पड़ता। अज्यूम कर लो कि बबला एंटरप्राइजेस ने 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर क्योंकि उसका जो है एग्जाम्पशन हट गई, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो इन दैट केस उसका जितना भी आईटीसी है स्टॉक में, सेमी फिनिश में, फिनिश में, किस दिन का आईटीसी देखना है, कौन से दिन वो लायबल हो गया टू पे टैक्स 1 अक्टूबर ना, उसकी एग्जाम्पशन हट गई, उसके प्रीसीडिंग डे दैट इज 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को जितना भी उसके पास आईटीसी पड़ा हुआ है वो वहां पर क्लेम कर सकेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आईटीसी सिर्फ और सिर्फ 4 चीजों का होता है, ठीक है। एक होता है जो स्टॉक पड़ा है, दैट इज काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। एक होता है जो सेमी फिनिश स्टेट में है। एक होता है जो फिनिश गुड्स होते हैं, जो बने हुए तैयार है कि बस आएंगे और लेके जाएंगे। और एक होता है कैपिटल गुड्स का। ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों, ठीक है। सिर्फ स्टॉक मतलब जो रॉ मटेरियल वाला है, सेमी फिनिश और फिनिश, वो इस केस पे वो सिर्फ इन तीनों का आईटीसी क्लेम कर सकता है। कैपिटल गुड्स पे आईटीसी जो है वो नहीं मिलता। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कि आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल नॉट बी अवेलेबल इन दिस केस, ठीक है। अगर वो लायबल हुआ है टू गेट रजिस्टर, पहले नहीं था, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलता। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ममता ट्रेड लिंक्स ट्रेड्स इन एग्जाम्प्ट गुड्स। ममता ट्रेड लिंक्स है वो एग्जाम्प्टेड गुड्स पे ट्रेड करती है और टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑलरेडी दे आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, वो रजिस्टर्ड है। 1 अक्टूबर को देखो क्या कर रहे थे ना, यहाँ पर वो गुड्स भी सप्लाई करते थे, गुड्स पे टैक्स नहीं लगता था, और सर्विसेज सप्लाई करते थे जिस पर टैक्स लगता था। तो एक भी चीज है जिस पर टैक्स लग रहा है तो दे आर रजिस्टर्ड। 1 अक्टूबर को ये जो गुड्स की एग्जाम्पशन थी ये हट गई। नाउ इट बिकम्स टैक्सेबल ऑन 1 अक्टूबर। अब इसको यहाँ पर सिनेरियो को एनालाइज करो और डिटरमाइन करो एलिजिबिलिटी ऑफ ममता ट्रेड लिविंग्स कि क्या वो आईटीसी अवेल कर सकता है। अब बात आई यार, वो तो पहले भी आईटीसी अवेल कर रहा होगा, वो देख क्या होता है ना, ऐसे केसेस में जहां पर कुछ गुड्स या सर्विसेज है जो एग्जाम्प्टेड है और कुछ टैक्सेबल है, ठीक है। तो टैक्सेबल से रिलेटेड तो वो पहले भी आईटीसी क्लेम कर रहा था, बट एग्जाम्प्टेड वाला नहीं कर रहा था, वो अब एग्जाम्प्टेड वाला भी करेगा। So as per section 18 subsection 1 clause B of CGST Act 2017, अब देखो 18 subsection 1 clause A कह रहा था पर्सन पहले रजिस्टर्ड नहीं था, अब रजिस्टर हुआ है। बट 18 subsection 1 clause B कहता है कि ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी एग्जाम्प्टेड सप्लाई अब टैक्सेबल कवरेज। समझिए फर्क समझिए, पहले वाले केस में क्लॉज नंबर ए में द पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड एट ऑल, वो अब रजिस्टर होएगा। उसको बोला था तुम कैपिटल गुड्स पे नहीं क्लेम कर पाओ, बट इन द केस जहाँ पे वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, बस फर्क इतना आया उसकी कुछ गुड्स या सर्विसेज पहले एग्जाम्प्टेड थी जो अब टैक्सेबल हो गई। तो उस केस में स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, यहाँ देखिए कैपिटल गुड्स पे भी आईटीसी क्लेम कर पाएगा। क्लियर है? अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, ऑलरेडी स्कूल में पहले आ रहा था, स्टूडेंट के प्रति क्या होता है ना, एक अटैचमेंट हो जाती है ना, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया, क्या हो गया, तो उसकी अटैचमेंट पे हम बोले कि भाई कैपिटल गुड्स पे भी अब हमको आईटीसी दे देंगे, ठीक है। नया एडमिशन आया उससे इतनी अटैचमेंट थी नहीं, तो आपको आईटीसी दे देंगे। यानी क्लॉज ए में नहीं दिया, क्वेश्चन 1 में नहीं दिया, रीजन वो पहले रजिस्टर्ड नहीं था, यहाँ पे वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, ठीक है। तो जितना भी स्टॉक पे, सेमी फिनिश पे, फिनिश पर है, जो एग्जाम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड था, जिस पर पहले आईटीसी नहीं मिल रहा था, अब मिल जाएगा। और कैपिटल गुड्स भी जो अब बताइए मैम कौन सी कैपिटल गुड्स पे मिलेगा स्टूडेंट, विच आर एक्सक्लूसिवली, जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहे थे, एग्जाम्प्टेड के लिए यूज हो रहे थे। तो भाई पहले उन पर नहीं मिल रहा था जीएसटी, अब उन पर मिल जाएगा। लेकिन अब बात आती है कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन होता है, हाँ। सो काइंड ऑफ दैट उन्होंने ये कह दिया कि भाई मान लो उसने गुड्स जो है 1 अक्टूबर 2023 को परचेज करे थे, उसने जीएसटी पे किया था 10,000 रुपीज का। अब आज की डेट वो कहते हैं मान लो 1 अक्टूबर 2024 आ गया, उसने कहा अब आपके इस पूरे 10,000 को क्लेम कर रहे हो, कैपिटल गुड्स का आईटीसी भी थोड़ा माइनस करते जब, तो स्टूडेंट्स इन दैट केस जिस दिन परचेज किया, जिस दिन अवेल करना है, माइनस होता है 5% पर क्वार्टर और 5 देयर ऑफ के केस। क्वार्टर यानी हर 3 महीने के हिसाब से 5% माइनस हो जाता है, ठीक है। तो देखो
जो भी डेट ऑफ इनवॉइस है तो उससे लेकर आईटीसी जितना भी बन रहा है दैट विल बी रिड्यूस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, मान लो स्टूडेंट्स अभी इन्होंने कह दिया कि 3 months एंड समथिंग डेज है, तो भाई उसको भी उन्होंने कह दिया इफ दे आर सेइंग दैट इज 5 months, तो एक क्वार्टर तो पूरा हो ही रहा है प्लस पार्ट देयर ऑफ, तो हम इसको 2 क्वार्टर मानेंगे। क्या 2 क्वार्टर पूरे दिन में थे, लेकिन कुछ भी पैटर्न का यहाँ पर है, इनफैक्ट इट इज आफ्टर 15 और 20 days और एनी काइंड ऑफ थिंग, तो उन्होंने कहा पार्ट है ना तो उसको पूरा क्वार्टर मान लेना। तो डिस्कशन इन कंक्लूजन, गिवन केस में ममता से इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके एग्जाम्पल सप्लाई टैक्सेबल बने, तो यहाँ लगेगा सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर डी, यानी वो अपने कैपिटल गुड्स पे भी जो है आईटीसी क्लेम कर पाएगा। ठीक है, कौन सा दिन देखना है, जिस दिन एग्जाम्पल से टैक्सेबल हुए उससे पिछला दिन, यानी 1 अक्टूबर से प्रीसीडिंग डेट 30 सितंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, what is the tax implication of supply of capital goods by a registered person who had taken ITC on such capital goods? उन्होंने कहा अगर एक पर्सन ऐसा है, देखो यहाँ क्या हुआ, ये जो पर्सन है ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है। अब ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, इसने कोई कैपिटल गुड्स परचेज करे थे, पहले कभी करे थे, उस पर इसने आईटीसी अवेल कर लिया था, मतलब जितनी भी उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 10,000 देना था, एक्स्ट्रा 5,000 माइनस करा लिया। ओके, अब वो इस कैपिटल गुड्स को किसी को सेल कर रहा है, फर्दर सेल कर रहा है, तो अब उसने जो आईटीसी लिया हुआ है वो किस तरीके से वहां पे क्या ट्रीटमेंट रहेगी वो देखो। तो देखो स्टूडेंट, इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन टेकन, जिस पर आईटीसी ऑलरेडी लिया हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन शेल पे एन अमाउंट equal to the ITC taken on the said capital goods or plant and machinery reduced by 5% per quarter। अब ये क्या है, which is very 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 important। उन्होंने कहा था हमने आपको कैपिटल गुड्स पे ये सोचकर आईटीसी दे दिया था कि ये हमेशा आपके पास रहेंगे, आप इसको फर्दर सेल नहीं करोगे, आप सेव कर लो। कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी बोथ आर द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो इसके केस में जब आप इन्हें सेल आउट करोगे, जितना आईटीसी हमने आपको दिया था अवेज करने के लिए हमें वापस करो। अब पर्सन कहता है पूरा का पूरा, अरे कुछ टाइम तो मेरे पास था, तो जितना भी आईटीसी अवेज किया था ऑलरेडी अवेज, उसमें से माइनस कर दो 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। मान लो 4 क्वार्टर्स के लिए है तो 5% पर क्वार्टर यानी 20% माइनस कर दो। मान लो आईटीसी अवेज किया था 10,000, अभी 4 क्वार्टर के लिए हो गया 2,000 रुपये। ठीक है, तो 8,000 रुपये आप हमें दे। इसको कंपेयर करेंगे अब जितनी वैल्यू पर आप उसको आगे सेल करो, दैट इज ट्रांजेक्शन वैल्यू और ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है, तो विच एवर इज हायर आईटीसी वो वाला, या अब जो आ रहा है ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, जितना भी टैक्स पड़ता है इस ट्रांजेक्शन वैल्यू पर, इस ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जो टैक्स बन रहा है, ठीक है, जितना भी है, मतलब जितना आप कलेक्ट करने वाले वो दूसरे पर्सन को सेल करते टाइम पर, तो ये 8,000 है और मान लो ये 5,000 रुपये बनता, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जीएसटी बनता 5,000, तो विच एवर इज हायर 8,000, इतना आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्लियर है ये? चलो ठीक है। हाउएवर, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां पर ऐसा नहीं होता, मतलब उन्होंने कहा था यहाँ इन पर्टिकुलर केसेस में आपको आईटीसी को माइनस नहीं कराना, सिंपल ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जो टैक्स है वो हमें दे देना। वो 5 केसेस हैं। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो होती है, मोल्ड्स एंड डाइज, जिग्स एंड फ्रैक्चर्स, यानी जो छोटी मोटी चीजें यूज होती है। ठीक है, अच्छा मैम छोटी मोटी चीजें स्टूडेंट्स ये वैसे भी जो होता है ना स्क्रैप भी जाता है, रद्दी भी जाता है, तो हमें क्या जब आप इन चीजों को एज अ स्क्रैप सेल आउट कर लो तो आईटीसी वगैरह के चक्कर पे मत पड़ो, वो तो हम जगह खाली करने के लिए स्क्रैप सेल करते हैं, तो आप हमें ट्रांजेक्शन वैल्यू पे टैक्स दे देना जो आपने कलेक्ट किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, अ टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट and certifies each batch of machine tools before dispatched by BMT। आप देखते हैं स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहा इसमें, अ टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट एंड सर्टिफाइज ईच बैच ऑफ मशीन टूल बिफोर डिस्पैच बाय बीएमटी लिमिटेड। एक बीएमटी लिमिटेड है, वो कुछ भी सामान आगे सप्लाई करते हैं उससे पहले एक टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है, उनके सामान को टेस्ट करके देती है कि भाई सामान सही है या नहीं है। Some of these tools are dispatched to a unit in a SEZ without payment of GST as these supplies are not taxable। उन्होंने कहा BMT लिमिटेड ने इसमें से कुछ टूल्स को जिनको वो टेस्ट कर रही हैं, कुछ टूल्स को एक SEZ को सप्लाई कर दिया
अब जब उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई करा तो उन्होंने कह दिया भाई यहाँ तो हम जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि ये तो टैक्सेबल सप्लाईज ही नहीं है। ओके, द फाइनेंस पर्सनल ऑफ BMT Limited want to know whether they need to carry out reversal of ITC on the testing agency services to the extent attributable to the SEZ suppliers. They are saying कि भाई एक बात बता दीजिए, हमने जो यहाँ पर टेस्टिंग एजेंसी से इन टूल्स को भी टेस्ट करवाया था, उस पर हमने क्या करा है, हमने कुछ, क्योंकि हमने उनकी सर्विसेज ली टेस्टिंग एजेंसी की, तो हमने उनको कुछ जीएसटी पे करा था। उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो हमने क्लेम कर लिया। अब क्लेम करने के बाद हमने तो ये टूल SEZ यूनिट को बेच दिए, तो क्या जो हमने यहाँ पर ITC क्लेम किया था उसको हमें प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा कि इसमें से कितना ITC उन टूल्स का है जो हमने SEZ को सप्लाई करे, और क्या फिर हमें उस ITC को रिवर्स करना पड़ेगा। रीजन आगे जीएसटी पे नहीं करा, वो कह रहा है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो उसका ITC रिवर्सल होना चाहिए। आओ देखते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स कि हमारे पास ITC कब कब अलाउड होता है। इन द केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। एक स्टूडेंट्स, अगर आप ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एज 30 डेज चैलेंज इज ऑन फुल स्विंग। आपको पता है रोज आपके पास सेशन आ रहे हैं, तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ कवर होने वाले हैं, कहीं कोई मिस ना हो जाए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। चलो आइए, टैक्सेबल सप्लाईज पे ITC अलाउड होता है और एक जीरो रेटेड सप्लाईज। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई पर्सन SEZ को सप्लाई करता है तो ये कौन सी सप्लाई होती है। SEZ को जब भी हम सप्लाई करते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज जीरो रेटेड सप्लाई, तो यानी वो नॉन टैक्सेबल नहीं है, वो जीरो रेटेड है। और जीरो रेटेड सप्लाईज के केस में हमने जितना भी ITC अवेल किया है दैट इज फुली अलाउड। तो यानी यहाँ पर जो फाइनेंस पर्सनल की बात है वो गलत है, उसको रिवर्सल नहीं करना, ITC फुल अलाउड। ठीक है, देखो ITC is disallowed only to the extent it pertains to supply used for non-business purpose या फिर supplies with other than taxable and zero rated supply। या तो वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ITC हो या फिर टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाईज को छोड़कर बाकी जो सप्लाईज हो उनके लिए। जब भी हम SEZ यूनिट को सप्लाई करते हैं तो भाई वो तो जीरो रेटेड है। इट टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट। अब आप यहाँ क्या कर, ठीक है ध्यान से, आप अगर सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना कि भाई वो तो ये सब कट कर, रीजन इतने सारे सेक्शन नंबर याद होने बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड आई अग्री टू दिस फैक्ट। ठीक है, तो ये सब यही कट करा रही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखना सप्लाईज टू SEZ यूनिट्स आर जीरो रेटेड सप्लाई, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए मैं IGST एक्ट की जो सेक्शन है वो तो कोट कटिंग नहीं है, ठीक है, तो ये मत कोट करना, दिस इज मिसप्रिंटेड। तो इसीलिए फुल ITC is allowed on inward supplies of BMT Limited used for effecting supplies to the unit at the SEZ, तो पूरा अलाउड है। Now the question number 5, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने ट्रांसफर कर दिया इट्स बिजनेस टू अनदर पर्सन। एक रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना पूरा का पूरा बिजनेस एक अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। इस सच रजिस्टर्ड पर्सन अलाउड टू ट्रांसफर द अनयूटिलाइज्ड ITC। वो कह रहे हैं भाई इसके बाद जो अनयूटिलाइज ITC था जो उसने अभी तक अवेल नहीं करा, कुछ ITC पड़ा हुआ था, क्या वो इसको भी ट्रांसफर कर सकता है इस बिजनेस को जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है। आओ डिस्कस करते हैं। अब ऐसा केसेस कहाँ पे थे, मर्जर अमलगमेशन, जल्दी बताओ क्या था, ट्रांसफर वाला डेट सेक्शन 18 सबसेक्शन 3। इस केस में क्या था कि कब जब भी सेल, मर्जर, डी मर्जर, अमलगमेशन, लीज, ट्रांसफर या किसी भी वजह से ऑनरशिप चेंज हो रही है तो वो ITC जो अनयूटिलाइज्ड है वो ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है, प्रोवाइडेड उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है कि किस तरीके से जो उसकी लायबिलिटीज है वो ट्रांसफर होंगी। ठीक है, अब देखते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना होता है। उसको एक सर्टिफिकेट जो है स्टूडेंट, उसको क्या करना पड़ेगा बेसिकली ना, एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। किस किस से, या तो चार्टेड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से। ठीक है, प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस कर रहा है जॉब में नहीं, या कॉस्ट अकाउंटेंट से, जो क्या लिखेंगे स्टूडेंट वो वहां पर सारी डिटेल्स फर्निश कर देंगे। और यहाँ पे ये सारी डिटेल्स कहाँ फर्निश करनी होगी, सर्टिफिकेट पर कॉमन पोर्टल, GST कॉमन पोर्टल। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो लिख देंगे कि भाई हमने जो आपने प्रोविजन बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग इस एंटिटी ने अपनी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करा है। ठीक है, अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिटेल्स बाय ट्रांसफर ऑन कॉमन पोर्टल। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पर इस पर्सन ने जो ट्रांसफर है, जो बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है, उसने दिखा दिया कि देखो
हमने जो है स्पेसिफिक प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया, उसके लिए उसने एक सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया जो उसने साइन करा दिया प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट। अब कॉमन पोर्टल पर वो आईटीसी यहाँ ट्रांसफर दिखाएगा ट्रांसफरी के पास, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे तो कोई भी हमारे नाम पे दिखा दे ना, ठीक है। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो जो अनयूटिलाइज आईटीसी है वो ट्रांसफरी के अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा कि अब उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफरी शुड रिकॉर्ड द इनपुट्स इन कैपिटल गुड्स, साथ ही साथ में ट्रांसफरी चाहते रहे उसको क्या इनपुट्स मिले हैं, कैपिटल गुड्स मिले हैं, वो सब दिखा दे कि ये इतना मेरे को मिला हुआ है, ठीक है। मैम ये सब कहाँ दिखाना है? अरे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ओके, ये नॉट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उसमें सिर्फ आईटीसी शो होता है, जो शो हो गया उसने एक्सेप्ट कर लिया। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ये सारी डिटेल्स सिखा देगा कि मुझे कितना इनपुट और कैपिटल गुड्स वगैरह मिले। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है was paying tax under composition scheme up to 30 जुलाई। ए बी जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर यानी सेक्शन 10 ऑफ ईजीएसटी एक्ट 2017 वो वहां पर क्या करता था, टैक्स पे करता था। कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने का मतलब दोस्तों कि मैम वो रजिस्टर्ड तो था बट अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं करता था, ठीक है, अपनी टर्नओवर के बेसिस पे वो टैक्स देता था। बट 31 जुलाई से ए बी बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर द रेगुलर स्कीम। ए बी जो है वो रेगुलर स्कीम में आ गया, किसी भी वजह से उसकी टर्नओवर क्रॉस कर गई या कुछ भी। क्या ए बी एलिजिबल है फॉर एनी आईटीसी? है। कितना है वो? अब देखो, अब ये केस जहां पर पर्सन जो है कंपोजिशन से रेगुलर में आता है, कंपोजिशन का सी मैंने बोला था सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, याद करो क्लास को, बोला था है क्या? अरे पहले भी रजिस्टर्ड था, आप भी रजिस्टर्ड, यानी सेम बात। यहाँ पर वो किस किस पर आईटीसी क्लेम कर पाएगा? जितना भी रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक इज द लैंग्वेज विच यू एंड मी नो, बट एक्चुअली द टेक्निकल लैंग्वेज इज इनपुट्स जो भी स्टॉक में पड़े, या इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक इन द सेमी फिनिश गुड्स, या इनपुट्स हेल्ड इन द स्टॉक इन द फिनिश गुड्स। साथ ही साथ जो भी कैपिटल गुड्स है वो भी कर पाएगा क्योंकि पहले भी रजिस्टर्ड था, आप भी रजिस्टर्ड। सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। क्लियर? समझ आ गई बात? ठीक है। देखो क्लॉज डी वाला ही प्रोविजन है, बट यहाँ पर क्लॉज नंबर सी या तो लिखना मत, सिर्फ सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 लिख देना, अदरवाइज गलत क्लॉज मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लॉज डी में कहा था एग्जाम्पल गुड्स टैक्सेबल बने, ये कह रहा है जो कंपोजिशन वाला पर्सन था वो रेगुलर में आया। अब जब कैपिटल गुड्स पे वो आईटीसी लेगा तो अगेन वही 5% पर क्वार्टर और पार्ट ईयर ऑफ की उस पे उसको डिडक्शन आप उसको माइनस करके दिखाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आइए करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, ईबीसी कंपनी लिमिटेड, मैंने बोली दिया अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी मशीनरी। वो क्या करते हैं? हैवी मशीनरी बनाते हैं, यानी उनका काम है ये मशीनरीज बनाना। उन्होंने कुछ आइटम्स प्रोक्योर करी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, जिस पर इतना जीएसटी पे आउट हुआ है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स लिए हैं विच आर गोइंग टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ट्रक्स लिए हैं विच आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिसीव करा है अगस्त में। कन्फेक्शनरी आइटम्स ली हैं एंड दीज आइटम्स वर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कस्टमर्स। एक कस्टमर मीट कंपनी ने ऑर्गेनाइज करी और ये कन्फेक्शनरी आइटम फ्री में दी। कैपिटल गुड्स लिए, इसमें से स्टूडेंट इनवॉइस मिसिंग फॉर 1 आउट ऑफ 5 आइटम्स, 5 आइटम में से एक का जो है इनवॉइस मिसिंग है और उस पर जीएसटी पे करा है 70,000, यानी टोटल 5 लाख में से 4,30,000 के तो उसके पास इनवॉइसेस हैं और 70,000 का इनवॉइस मिसिंग है। जीएसटी पे करा on healthy startup policy 8,000. Determine the amount of ITC that can be availed by the EBC company limited for the month of July. आपको बताना है कितना ITC अवेल कर सकता है और सही एक्सप्लेनेशन भी देनी है। सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, ये मान लेना ये बाद की सारी ITC कंडीशन गिवन करते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर, देखो ये कैसा गुड्स है, क्या इस पे आईटीसी मिलेगी? मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होने वाला है, यानी कि एक ऐसा गुड्स है which is going to use in the course or furtherance of business. So ITC is available in terms of section 16 subsection 1. Clear? Trucks. अब आता है मैम, ट्रक्स जो है वो तो मोटर व्हीकल है, आओ देखते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में इसकी क्वेश्चन भी करवाए थे इन द लास्ट सेशन, ठीक है। क्लॉज नंबर 8 टेंशन में मत आओ, जिसमें नहीं देखे हुए पहले वाले सेक्शन, अरे भाई डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन है, ठीक है, तो वहां से आप लोग कर लेना। ओके,
सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज है, क्या बोला था मैंने, मोटर व्हीकल पर जब भी कोई मोटर व्हीकल खरीदता है, गाड़ी है, ट्रक है, कुछ भी है, आईटीसी ब्लॉक है। बट साथ ही साथ क्या बोला था, कुछ केसेस है जहां पर आईटीसी अलाउड है, लाइक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फिर क्या बोला था हमने स्टूडेंट्स, या फिर फर्दर सप्लाई, या फिर इम्पार्टिंग ट्रेडिंग, यही था। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसने इसलिए लिया है क्योंकि वो गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से करना चाहता है। ट्रक्स यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो यानी वो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, तो आईटीसी इज अलाउड। ओके, तो 1 लाख का आईटीसी मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ लो, उसने दिया है जीएसटी, तो ये जीएसटी डायरेक्ट है, यानी ये आईटीसी है। अगर वो आपको यहाँ पे कुछ यहाँ दे भी देता कि भाई जीएसटी तो 18% के हिसाब से लगता है, बिना सोचे समझे, है ना, 5,20,000 का 18% निकाल, कैसे निकाल रहे हो, ऑलरेडी 18% वाला अमाउंट गिवन है। तो यहाँ देख लिया करो कि ये परचेज्ड अमाउंट है, जिसने पे खरीदा है उतने पे जीएसटी निकालना है, ऑलरेडी जीएसटी गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट, रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन अगस्त, ठीक है ना, रॉ मटेरियल आया है उसके पास। तो अब यहाँ पे बात आई, रॉ मटेरियल आया, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द साइंटिफिक अलाउड, बट द ट्विस्ट इज रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन अगस्त अभी नहीं रिसीव हुआ। और सेक्शन 16 स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने क्या पढ़ा है सेक्शन 16 में, भाई अगर उसने जब तक रिसीव नहीं करेगा गुड्स या सर्विसेज, दैट पर्सन कैन नॉट अवेल द आईटीसी, तो यानी वो अभी आईटीसी नहीं है। लिख देंगे क्लियर एक्सप्लेनेशंस के साथ, रॉ मटेरियल इज नॉट रिसीव्ड इन जुलाई, अगस्त में होगा, अगस्त की वहां पे कर लेंगे, बट अभी नहीं अलाउड है। कन्फेक्शनरी आइटम्स उसने कुछ खरीदी थी, कस्टमर्स को दी है, अलाउड है नहीं। क्यों स्टूडेंट, बिकॉज in the case of section number 17 subsection 5 clause B, clause नंबर याद हो तो करना, अदरवाइज छोड़ देना। तो section 17 subsection 5 याद रखना, डॉक्यूमेंट क्या रहता है, अगर कोई भी फूड एंड बेवरेजेस आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज ली है तो आईटीसी विल नॉट बी अलाउड। एक सिंगल एक्सेप्शन है यहाँ पर, इनफैक्ट नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो ये फर्दर सप्लाई के लिए लिया है कि खरीद के आके सेल करेंगे, या सेकेंड यहाँ पर बोला था स्टूडेंट्स हमने, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये सर्विस दी है अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, क्या किसी भी कंपनीज एक्ट ने, फैक्ट्रीज एक्ट ने, इनकम टैक्स ने, जीएसटी ने, किसी भी लॉ ने उन्हें बोला है कि या गवर्नमेंट ने वहां की ऐसा बोला है कि भाई आपको ये सर्विस देनी होगी, फूड वगैरह देना होगा उनको, नहीं ना, सो आईटीसी इज नॉट अलाउड। क्लियर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख देंगे नाउ यस। अब इस क्वेश्चन में एक बात यह टिक कर लो, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज ऑफ द कस्टमर, ठीक है। अगर सिर्फ यही आता है कस्टमर वाला केस, मैंने दोनों कवर करवा दिया आपको, तो आपको यहाँ लिखना होगा भाई एक्सेप्शन जो है या तो वो फर्दर सप्लाई के लिए होता, या फिर वो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई वाला पार्ट होता कि किसी के साथ दे रहे हैं, तो इन दैट केस अलाउड, अदरवाइज नॉट। कई बार पेपर में कस्टमर्स की जगह यहाँ पर एम्प्लॉय लिखा जाता है। अगर एम्प्लॉय होगा, कस्टमर्स नहीं होंगे, एम्प्लॉय होगा, तो फर्दर सप्लाई, कंपोजिट मिक्स सप्लाई, या फिर लिख देंगे कि भाई ऐसा कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है तो आईटीसी नॉट अलाउड। ठीक है, मैंने दोनों केसेस यहाँ कवर करवा दिए। क्वेश्चन 5, कैपिटल गुड्स जिसपे से एक का इनवॉइस मिसिंग है, कितने लगेगा? अरे भाई जिसका इनवॉइस मिसिंग है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ने कहा था कि इनवॉइस उसके पास होना चाहिए, टैक्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं है तो 70,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा, 430 का मिलेगा। नेक्स्ट, जीएसटी पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉय की करें, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज वाला नहीं है, उसने कर दिया। अब क्योंकि स्टूडेंट्स क्या ऐसा कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, नहीं, तो आईटीसी नॉट अलाउड। अगर यहाँ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता तो अलाउ होता, ठीक है। टोटल आईटीसी अवेलेबल आ रहे 10,50,000, 5,20,000 प्लस 1,06,20,000 प्लस 4,30,000, ठीक है, 10,50,000। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एबीसी लिमिटेड। अच्छा, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, कल के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आईटीसी के स्टूडेंट जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जहां पर क्या होगा, इनवर्ड सप्लाई हो रही है, आउटवर्ड भी हो रही है, तो उस पर कैसे टैक्स निकलता है, वो सारे क्वेश्चन मैं कल के सेशन में कवर कराऊंगी। अगर कोई और टॉपिक है जो कवर करना चाहते हो तो डेफिनेटली बता दो। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी फॉर द टॉपिक कि मैम पहले वो टॉपिक कवर करवा दो जिसमें हम इनकम टैक्स में ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं। तो मैंने कहा था स्टूडेंट दैट टॉपिक इज गोइंग टू कवर ऑन 7 and 8 है, 2 दिन लगेंगे भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर होने में। आज उससे फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो तब करेंगे।
क्वेश्चन 8, एबीसी लिमिटेड जो कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर है इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्स, वो टैक्स बनाते हैं। कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जीएसटी पेड, कंपनी ने बता दिया हमने इतना जीएसटी पे किया है ऑन द परचेजेस मेड या जो हमने सर्विसेज अवेल करी है। कौन से महीने में? जनवरी। आइटम प्रीवियस सीरियल नंबर जीएसटी पे। पहला, परचेज ऑफ मशीनरी वेयर डेबिट नोट इज इशू, डेबिट नोट इशू किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। सेक्शन 16 सबसेक्शन तुमने कहा था कि आईटीसी तब अवेल हो सकता है अगर वहां पे कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट हो, किसी भी तरीके का टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हो। सो आइदर इट इज इनवॉइस, आइदर इट इज डेबिट नोट और अलग, ठीक है, क्योंकि डेबिट नोट भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, डेफिनेटली है। तो 1,15,000 कंप्यूटर परचेज करा, जीएसटी पे करा 50,000, डेप्रिसिएशन वाज क्लेम्ड ऑन द सेट जीएसटी पोर्शन। स्टूडेंट्स याद करो, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 उसने कहा था जो जीएसटी पे करा है या तो उसका आईटीसी क्लेम होगा या फिर उसके डेप्रिसिएशन क्लेम होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो क्योंकि उसने यहाँ पर आईटीसी क्लेम, अब वो क्या कह रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम है तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। क्यों? सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें लिख भी दिया था। थर्ड पॉइंट, जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार यूज्ड बाय एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस, एक गाड़ी के ऊपर जनरल इंश्योरेंस करवाया, गाड़ी यूज हो रही है कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू यानी कंपनी के एम्प्लॉयज के थ्रू। अच्छा, अब क्या था मैम, कंपनी के एम्प्लॉयज है, कौन है? जब हमने पहले ही बोला था कि मोटर व्हीकल या मोटर व्हीकल से रिलेटेड सर्विसेज के केस में वो डिसअलाउ होता है, ब्लॉक होता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, लेकिन ये गाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहली बात तो ये किसी भी ना एक्सेप्शन में नहीं आ रहा। एक्सेप्शन क्या क्या थी मैम? या तो ये गाड़ी की फर्दर सप्लाई होती हो, या क्या था, या फिर उस गाड़ी पर वो ट्रेनिंग दे रहे हो, गाड़ी चलाना सिखाते हो, या फिर था वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज हो, या फिर फोर्थ पॉइंट है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ यूज हो रहा है? नहीं। तो यानी स्टूडेंट जो एक्सेप्शन स्पेसिफाई है ना वहां तो भाई वो फॉल नहीं करता, तो आईटीसी नॉट अलाउड। बट एक और था, अगर मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी जो है, अगर मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी इज एक्सीडिंग द 13 पर्सन, यानी कि वो 13 पर्सन से ज्यादा है, मतलब उन्होंने क्लियर बोला था, देखो चलो बुक वाली लैंग्वेज बोलते हैं, अगर मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी इज नॉट एक्सीडिंग 13 पर्सन, वो 13 लोगों से ज्यादा की नहीं है, तो भाई आईटीसी नहीं मिलेगा। और यहाँ तो वो गाड़ी है, सिंपल गाड़ी होगी, तो यानी इज नॉट एक्सीडिंग द 13 पर्सन, 13 लोगों से ज्यादा की सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, तो भाई वो जो है आईटीसी डिसअलाउड, ना तो एक्सेप्शन पे फॉल कर रहा है ना ही वो सीटिंग कैपेसिटी वाला क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, ठीक है। तो टोटल देखेंगे यहाँ पर एक ही हमें आईटीसी मिला था मशीनरी परचेज का 1,15,000। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शाइन लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इज एंगेज्ड इन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, उसने कुछ गुड्स परचेज करने हैं अक्टूबर में। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी व्हिच इज अवेलेबल बाय गिविंग द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट, लैपटॉप परचेज करा है फैक्ट्री के लिए, क्या था यहाँ पर? अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ने बोला था ना कि अगर जो भी है कुछ भी खरीदा है विच इज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आईटीसी अलाउ, तो लैपटॉप परचेज पर आईटीसी अवेल हो सकता है 40,000 का। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाईज टू एसईजेड यूनिट्स, कैपिटल गुड्स खरीदे जिससे आउटवर्ड सप्लाई हो रही है एसईजेड यूनिट में, 52,000 का आईटीसी है। मैम एसईजेड अभी तो बताया स्टूडेंट्स, एसईजेड यूनिट्स को अगर हम कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं तो बता जीरो रेटेड सप्लाई, और जीरो रेटेड सप्लाई पे जो भी आईटीसी होता है आइदर इट इज ऑफ कैपिटल गुड्स और ऑफ द इनपुट गुड्स, कुछ भी, दैट इज ऑलवेज अलाउड। एक बात मैं आपसे, कई बार ना टैक्स के पेपर में एक दिन डीटी करते हैं, एक आईडीटी करते हैं, या साथ साथ करते हैं, तो माइंड में ना कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन ही चल रहा होता है कि अरे भाई ये तो माइनस होगा, नहीं पूरा आईटीसी एक बार में मिल जाता है। अगर रिवर्सल होना हो तो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से माइनस, ठीक है, तो पूरा यानी 52,000 उसको मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स परचेज फ्रॉम अ कंपोजिशन डीलर, एक पर्सन जो कि कंपोजिट डीलर है उससे परचेज किया, आईटीसी मिलेगा? नहीं। पहली बात तो स्टूडेंट्स ये यहाँ दे दिया, बुक में दिया था तो मैंने भी दे दिया भाई, मटेरियल की इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है तो भाई हो सकता है क्वेश्चन ऐसा है। प्रैक्टिकली सोचो, अगर एक पर्सन कंपोजिशन डीलर है, क्या उसने कस्टमर से जीएसटी चार्ज किया होगा? नहीं, तो आईटीसी वैसे भी नहीं बनता, ठीक है। बट यहाँ पर लिख देंगे कि कंपोजिशन डीलर के केस में कुछ भी परचेज किया उससे तो आईटीसी ब्लॉक रहता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में।
गुड्स परचेज फ्रॉम लता लिमिटेड, द डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट अपलोडेड इन GSTR1। उसने अपनी GSTR1 यानी अपनी आउटवर्ड सप्लाई में उसने जो है उसकी डिटेल्स नहीं दी, हाँ टैक्स पे कर दिया, मैम टैक्स पे कर गए। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ने कहा था सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और उसमें से एक कंडीशन ये थी कि उसने अपनी रिटर्न टाइमली सबमिट करी, उसकी डिटेल्स भर दी, चाहे टैक्स भर दिया हो नो दिक्कत, डिटेल्स नहीं भरी, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इट इज नॉट अलाउड। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 कि अगर GSTR1 में वहां डिटेल्स अपलोड नहीं करी सप्लायर ने तो टैक्स नॉट, ITC नॉट अलाउड। पॉइंट 5, बैटरी परचेज करी एक्साइड लिमिटेड से फॉर विच इनवॉइस इज इशूड इन अक्टूबर बट पेमेंट इज मेड इन नवंबर। उसने क्या किया, इनवॉइस इशू कर दिया अक्टूबर में। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बोला था, देखो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की एक कंडीशन था कि इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, उस पर्सन के पास रिसीपिएंट के पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बट साथ ही साथ था अगर उसने अभी पेमेंट नहीं करी तो पेमेंट कैन बी मेड विद इन 180 डेज। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस के 180 दिन के अंदर वो पेमेंट कर सकता है, नहीं करी तो ITC रिवर्स होगा। तो यहाँ पे यही है स्टूडेंट कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो यानी एक्सेप्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, उसने कहा है 180 डेज में पेमेंट कर देना। तो आज अक्टूबर को बेशक पेमेंट नहीं हुई है, किसको पेमेंट नहीं हुई है, सप्लायर को पेमेंट नहीं करी, ठीक है, फिर भी ये ITC अलाउड है। बाद में क्या करना होगा, 180 दिन के अंदर अंदर रेसिपिएंट को सप्लायर को टैक्स प्लस उसका अमाउंट पे कर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, गुड्स परचेज फ्रॉम आशा लिमिटेड एंड पेमेंट इज ऑल्सो मेड, पेमेंट भी कर दी बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय आशा लिमिटेड टू गवर्नमेंट एंड ऑल्सो नॉट रिपोर्टेड इन GSTR1। अगेन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ने बोला सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, चारों की चार, और उसमें से कंडीशन क्या थी, एक तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया हो और दूसरा GSTR1 में रिपोर्ट कर दिया हो। नहीं है, दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो टोटल ITC अवेलेबल इज 1,46,000। अब ध्यान से सुनो, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट बेशक सप्लायर को पेमेंट ना करे, 180 दिन के अंदर कर दे चलेगा, रेसिपिएंट जो है ITC अवेल कर देगा, बट सप्लायर को पता है कि भाई वो पेमेंट आएगी, लेकिन ये नहीं कहा जब आएगी तुम टैक्स पे कर दो, नहीं, उसको तो जिस मंथ में इनवॉइस इशू हो रहा है, जिस मंथ में उसने गुड्स या सर्विसेज दी है, तभी उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। नहीं करा तो ITC जो है रेसिपिएंट क्लेम नहीं कर पाएगा। क्लियर? अच्छा मैम, अगर ऐसा हो गया कि उसने किया है गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, मान लो 10 बार, बाद में रेसिपिएंट पेमेंट नहीं करता, तो इन दैट केस सप्लायर इमेशन कर देता है और फिर रेसिपिएंट को जितना उसने ITC क्लेम किया है वो उसका रिवर्सल करना पड़ता है, फिर वरना होती है कॉम्प्लिकेशन। तो टोटल ITC मिल जाएगा 1,46,000। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 उसी तरीके का है जिसमें इनवर्ड सप्लाई भी है, आउटवर्ड सप्लाई भी है। सेम क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसा ही है। तो ये मैं आपको करवाऊंगी कल की क्लास में, और इन दो क्वेश्चंस के साथ साथ में कल की क्लास में मैं आपको बाकी और भी काफी सारे क्वेश्चन जो है, जो ऐसे ही फुल फ्लेज क्वेश्चन है ITC के कवर करवाने वाले। ठीक है, तो कल मिलते हैं। उससे पहले मुझे ये जरूर बता देना क्लासेस कितनी समझ आ रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।